वेलकम चंद्रशेखर। पिछले बार तो काफ़ी अच्छी थी, हमारा डिस्कशन काफ़ी बढ़िया था। इस बार हम लोग रानी दुर्गावती पे डिस्कशन करेंगे एंड उनका जन्म दिवस भी आ रहा है 5 अक्टूबर को। तो रानी दुर्गावती के बारे में बताएं आप कुछ, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से, किस डायनेस्टी से आती हैं, और पूरा शुरुआत से बताएं। रानी दुर्गावती जी एक वो नाम है, एक वो पहचान है जबलपुर के लिए भी और पूरे महाकौशल प्रांत के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, जिन्होंने ना केवल कई युद्ध लड़े, अपने साम्राज्य को स्थापित किया, बल्कि हर क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, युद्ध कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देश के लिए एक लंबे समय तक जिनसे लोग प्रेरणा दे सकते हैं, आज भी प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसी प्रेरणादायी रानी दुर्गावती जी, वीरांगना रानी दुर्गावती जी की जयंती जो कि 5 अक्टूबर 2024 को आ रही है। और 500 साल पहले 1524 5 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ। और निश्चित रूप से भारत के इतिहास में उनको अगर याद ना किया जाए तो बिल्कुल भारत के इतिहास के लिए एक बेमानी होगा। रानी दुर्गावती जी जो है एक तरीके से महोबा साम्राज्य, चंदेल वंश से संबंधित हैं, जो बांदा ज़िले में वहाँ पर जो कलिंजर जो किला था, वहाँ पर राजा कीरत सिंह जी के यहाँ उनका जन्म हुआ। कमलावती जी जो हैं वो उनकी माता जी का नाम है। कीरत सिंह जी उनके पिताजी, और एक बहुत अच्छे राजा हुआ करते थे और एक दूरगामी सोच के व्यक्ति थे वो। क्योंकि दूरगामी सोच के व्यक्ति इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि जब शेर शाह और हुमायूं का युद्ध हुआ तो शेर शाह ने हुमायूं को भारत की सीमा से बाहर जब खदेड़ा, शेर शाह भी मुग़ल राजा था, दोनों के उस समय भी मुग़लों के बीच में भी युद्ध हुआ करते थे। तो शेर शाह और हुमायूं का युद्ध हुआ तो शेर शाह जब अपने वापस हुमायूं के इस पर उसने कब्जा किया तो उसकी जो विस्तारवादी जो नीति थी और कन्वर्जन की जो नीति थी, धर्म को परिवर्तन करने की कन्वर्जन जो नीति थी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। बहुत सारे उन्होंने भारत के हिस्टोरिकल मंदिरों को तोड़ने का जो उसने प्रयास किया, तो उसको देखकर जो कीरत सिंह जो थे वो भाप गए थे कि अब जो है हमको अपने साम्राज्य के अलावा अन्य साम्राज्य का भी एक मित्रता करनी होगी और उनके बीच एक बातचीत करके जो है इस चीज़ को हमें भारत अपने क्षेत्र को मजबूत बनाना पड़ेगा, अलायंस बनाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, गौड़ साम्राज्य, गौड़वाना साम्राज्य, जो कि सागर, दमोह, जबलपुर, सिवनी, भोपाल, नागपुर तक फैला हुआ था। 70,000 गांव हुआ करते थे उस समय उनके साम्राज्य में। तो बड़े प्रतापी राजा वहाँ पर, राजा संग्राम शाह, जो संग्राम सरोवर है, ऐसे अलग अलग आपने नाम सुने होंगे, संग्रामपुर सुना होगा, ऐसा दमोह के पास, तो ऐसे राजा संग्राम शाह राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे। संग्राम शाह जी हाँ, गोंड डायनेस्टी के थे। हाँ। तो उनके बीच जो है कीरत सिंह जी ने मित्रता की, साथ में उन्होंने बोला कि जो है हमारी जो सुपुत्री है दुर्गावती, जो कि बहुत अच्छी परवरिश हमारे द्वारा उनकी की गई है, युद्ध कला में नैपुण्य है और कई प्रकार की जो उस समय के जो अच्छे किसी एक कुशल राजा और राजकुमारी को जो ज़रूरत हुआ करती थी, चाहे वो टैक्स से संबंधित हो, चाहे अध्यात्म से संबंधित हो, चाहे एक अच्छा प्रशासन चलाना हो, वो सब शिक्षा दीक्षा वो वहाँ पर दे चुके थे। तो ऐसी रानी दुर्गावती जी का विवाह संग्राम शाह राजा के जो सुपुत्र थे, राजा दलपति शाह, उनसे करने का उन्होंने बातचीत की और इस बात को उन्होंने स्वीकारा संग्राम शाह जी ने, और दोनों के विवाह की जो है तैयारियां भी चालू हुई। 1942 में उनका विवाह हुआ है, 1542 में उनका विवाह हुआ, 1542 में, 1541 में लेकिन संग्राम शाह जी का निधन हो गया था। लेकिन कीरत सिंह जी ने जो कहा था, जो बात कही थी, उसको उन्होंने निभाया और धूमधाम से विवाह किया। ये विवाह अपने आप में एक सामाजिक समरसता का भी एक प्रतीक हम कह सकते हैं, क्योंकि रानी दुर्गावती जी
राजपूत वंश, चंदेल वंश उससे संबंधित थी। और गौड़ साम्राज्य एक अलग साम्राज्य, एक अलग वर्ण से आता था, ऐसा हम बोल सकते हैं। आज के समय में गोंड को हाँ, नहीं रखा जाता हाँ, जनरल में। एक तरीके से आज हम बोलते हैं कि वनवासी समाज है, आदिवासी, इस प्रकार से लोग बोला जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि साम्राज्य, राजा थे वो भी और ये भी राजा थे। तो एक तरीके से उस समय भी जो है राजाओं के बीच में और सब जगह इस प्रकार से विवाह भी होता था, यानी रोटी बेटी उस प्रकार से जो ताल्लुक़ किया जाता है वो किया जाता था। तो जो विदेशी जो लेखक हुआ करते थे या जो हमारे संस्कृति को तोड़ने का प्रयास करते थे, जो बताते थे, या अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा इस पे काम किया कि आपके यहाँ जो है इस प्रकार की विसंगतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं। सिस्टम। हाँ, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1757 में आई और 1542 में इनका विवाह हो गया था। और अप्रोच कौन लेकर आए थे? राजा कीरत सिंह लेकर आए थे, स्वयं लेकर आए थे। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, कोई आक्रमण नहीं हुआ करता था जैसे मुगल किया करते थे, जाते थे, युद्ध करते थे, साथ में वो विवाह करना या इस प्रकार की चीज़ें करना चाहते थे। लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं था। स्वयं की प्रेरणा से, स्वेच्छा से दोनों राजवंशों के बीच एक अच्छा विवाह और एक अच्छा रिश्ता पनपे, इसके लिए कार्य हुआ था। तो रानी दुर्गावती जी का जब दलपति शाह जी से विवाह हुआ 1542 में, अब 1545 में शेर शाह ने कीरत सिंह जी के साम्राज्य पर हमला कर दिया। तो कीरत सिंह जी का उस युद्ध में उनका निधन हो गया 1545 में। तो रानी दुर्गावती जी के जीवन में एक पहला आघात 1545 में आया। और 3 साल के बाद 1548 में राजा दलपति शाह जो उनके पति थे, उनका निधन हो गया। उनका एक बेटा हो चुका था, वीर सिंह जिनका नाम था, लेकिन नवजात था। तो रानी दुर्गावती जी ने अपने पिता और पति दोनों को खो दिया और एक नवजात शिशु उनके पास है और 70,000 गांवों का साम्राज्य उनके पास है। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला। और आज के समय में आप ये देखिए, एक तो रानी दुर्गावती जी का जब जन्म हुआ उस समय भी नवरात्र चल रहा था, अभी भी नवरात्र चल रहा है, और दुर्गाष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती था। और रानी दुर्गावती जी यथा नामम तथा गुणम, जैसा हम बोलते हैं, जैसा नाम वैसा गुण। तो रानी दुर्गावती जी की तरह, रानी दुर्गावती जी दुर्गा माता की तरह ही एक बलशाली और महिला, एक अच्छी रानी के रूप में उन्होंने शासन किया। और जो आप समझते हैं कि किसी के भी मन में जब किसी रानी का नाम आता है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में एक चित्र बन जाता है, रानी, श्रृंगार, आभूषण और इस प्रकार से। तो वो रूप तो था ही उनका, लेकिन जब समय पड़ा और आप उनकी जितनी भी मूर्तियाँ आप देखेंगे तो एक सेना के रूप में जो उन्होंने, सैनिक के रूप में जो वेश, जो उन्हें युद्ध लड़ते समय जो पहना, पूरा कवच, भाला और दोनों हाथों से तलवार चलाने की कला में निपुण होने के बाद जब वो उस पर उन्होंने हमला किया, जब एक राजा हुआ करता था जो मालवा से आया था और उसका नाम था शायद वीर बहादुर नाम था उसका, बाज बहादुर नाम था। तो वो बाज बहादुर जो था, उसके अंदर ये था कि चलो एक रानी पर हम हमला करते हैं, डायनेस्टी पूरी हम कब्जा कर लेंगे, और तरह के उसने ये भी सोचा कि हम दासी बना कर रखेंगे। इस तरह से वो सोच के वो युद्ध करने के लिए आया। रानी दुर्गावती जी ने जो उसको खदेड़ा, एक तो दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए उन्होंने लोगों को जब हमला किया और ऐसा उन्होंने नरसंहार किया कि वो भागा वहाँ से, और मरते दम तक वो शरणागत ही रहा है। वो जो उसका साम्राज्य था वो भी चला गया था, जो दूसरे साम्राज्य पर हमला करने गया था उसका खुद का साम्राज्य वो खो बैठा था। और 80,000 फिर गांव रानी दुर्गावती जी के शासनकाल में फिर हो गए थे। 70,000 से उन्होंने 80,000 गांव, मतलब 10,000 बढ़ा दिया था। यानी कि रानी ने हर चीज़ को बढ़ाया गौड़ साम्राज्य में। और वो स्वर्णिम काल था रानी दुर्गावती जी का, जो के समय का काल गौड़वाना साम्राज्य का स्वर्णिम काल हुआ करता था। टैक्स की वसूली भी होती थी, टैक्स का निर्धारण होता था, स्वर्ण मुद्रा और हाथियों के द्वारा वो उस टैक्स को वसूला करती थी। और पूरे 80,000 गाँवों में एक
एक तरह से वो कर प्रणाली, जैसे आज के समय में हम बोल सकते हैं ना जीएसटी, पूरे देश भर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है एक तरीके से लागू है, वो उन्होंने उस समय कर दिया था कि पूरे 80,000 गाँव में वो कर निर्धारण प्रणाली चला करती थी। लगभग 23-24 हज़ार गाँवों में स्वयं उनका शासन था। बाकी अन्य जो थे उनकी रियासत, जो उनके जो सिपह सालार थे, उनके जो विश्वास पात्र थे, उनको उन्होंने गद्दी सौंपी हुई थी। लेकिन पूरे जो साम्राज्य की जो महारानी थी वो महारानी दुर्गावती जी थी। और उस कालखंड में उन्होंने संस्कृति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, क्योंकि देवताल के पास पचमढ़ा मंदिर है और वहाँ पर पास में उन्होंने स्त्रियों के लिए प्रथम गुरुकुल स्थापित किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि स्त्रियों के लिए प्रथम गुरुकुल, और साथ में प्रथम महिला टुकड़ी भी जो सेना में रानी दुर्गावती के शासनकाल में उनकी एक बटालियन महिला जो है उसका नेतृत्व करती थी। पूरी टुकड़ी जो थी, सैन्य टुकड़ी, वो महिलाओं की थी। ऐसा भी रानी दुर्गावती जी ने एक तरीके से इतिहास में बहुत कम लोग जानते हैं, और जानने वाली बात है ये कि उस समय में रानी दुर्गावती जी ने ये कार्य किया था। स्थापत्य कला में भी उन्होंने कार्य किया। उनकी जो कुल देवी थी माला देवी, जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, उनका जो मूर्ति का जो जीर्णोद्धार, बड़ा मंदिर बनाना। जबलपुर में आपने नाम सुना होगा खेर माई मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, शारदा देवी का मंदिर मदन महल में। ऐसे कई मंदिरों का जीर्णोद्धार, क्योंकि वो कल्चुरी कालीन थे, बाद में रानी दुर्गावती जी ने उन्हें अपने हिसाब से उसको और जीर्णोद्धार किया और बड़े रूप में उसको बनाने का कार्य किया। और जब संत उस समय आया करते थे, जो वीरभद्राचार्य वल्लभाचार्य जो वल्लभ संप्रदाय से थे, तो वो 3 वर्ष जब यहाँ गढ़ा साम्राज्य में थे तो उन्होंने बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर बनाए, और इस पूरे क्षेत्र को लघु वृंदावन का रूप भी माना जाता था उस समय। और आप देखते हैं कि आज जो ORP का जो मामला चल रहा है, लोग बोल देते हैं कि जो एक बड़ा दुष्प्रचार चल रहा है कि अलग धर्म था गौण, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय सबसे ज़्यादा सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के लिए कार्य किया किसी रानी ने या राजा ने, तो रानी दुर्गावती का नाम उसमें सबसे पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उस समय की स्थिति ऐसी थी कि कल्चुरी कालीन भी जो मंदिर थे वो एक तरीके से छिन्न भिन्न थे, क्योंकि आक्रांता कहीं ना कहीं हमला किया करते थे, तो उसको भी उन्होंने पूरा जीर्णोद्धार किया, पूरे मंदिरों को एक बहुत अच्छे तरीके से बनाया। उनके आपको 64 योगिनी आपने सुना होगा, तांत्रिक विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। संस्कृत पढ़ाई जाती थी वहाँ पर, पाली भाषा में वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने कार्य किया, शिक्षा पर, अध्यात्म पर, धर्म पर, टैक्स पर, साथ में जो है लघु उद्योग भी लगा करते थे। यहाँ पर इमरती लकड़ियाँ बहुत सारी थी, आप देखते हैं सागौन है, इस प्रकार के वृक्ष हैं, तो इस पर भी फर्नीचर बनाना, लोग बाहर से लोग खरीदने आते थे, औषधियाँ खरीदने आते थे लोग, औषधियों का निर्माण और औषधियों को बेचने का निर्माण, यहाँ तक कि बर्तन और अलग अलग धातुओं के निर्मित बर्तन, हथियार, इस प्रकार का भी जो व्यापार है रानी दुर्गावती जी के शासनकाल में चला है। तो अब के ज़माने में अभी सबसे बड़ी बात तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो जबलपुर है, 1983 में आई थिंक उसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हुआ था। उसके अलावा जो उनकी लेगेसी है रानी दुर्गावती जी की, वो उसके लिए और कुछ हो रहा है क्या? कुछ अगर सरकार कुछ कर रही है या कोई सामाजिक मतलब ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी तो नई शिक्षा नीति में रानी दुर्गावती जी का पहले भी वैसे उल्लेख था, लेकिन और बड़े रूप में रानी दुर्गावती जी के बारे में उनके पाठ्यक्रमों में उनको सम्मिलित किया गया है। जबलपुर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम रानी दुर्गावती अब एयरपोर्ट रख दिया गया है। साथ में रख दिया गया है? हाँ, रख दिया है, रानी दुर्गावती जी के नाम पर ही। विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय नाम तो बताइए। अभी मध्य प्रदेश सरकार 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती जी की याद में ही संग्रामपुर में ही, यहाँ दमोह में कैबिनेट की मीटिंग कर रही है, ताकि एक तरीके से संदेश है कि रानी दुर्गावती जी के शासनकाल में को याद रखने के लिए कैबिनेट की मीटिंग वहाँ पर हो रही है। और रानी दुर्गावती से संबंधित जो आलेख संग्रामपुर में रानी दुर्गावती से संबंधित जो आलेख हैं वो आलेख को भी बनाया जा रहा है, मतलब फिर से और दिखाया जा रहा है, और उसका जो नवीनीकरण हो सकता है, जीर्णोद्धार हो सकता है, उनकी कला के बारे में बताने के कार्य हो रहे हैं।
एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि रानी दुर्गावती जी जो थी, उन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया। अच्छा। आप समझिए, आज जो बोलते भी हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, तो आप सोचिए कि नर्मदा जी का आशीर्वाद तो है जबलपुर में, लेकिन आप सागर देखेंगे, दमोह देखेंगे, तो वहाँ पर तो इतना प्रभाव नहीं रहता। लेकिन रानी दुर्गावती जी ने 1000 से ऊपर तालाब, सरोवर, छोटे बड़े 500 इस प्रकार के उन्होंने निर्माण कराए हैं। जबलपुर को तो तालाबों की नगरी बोले ही जाता है, 52 से ज़्यादा तालाब। अच्छा, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो तालाब जो उन्होंने निर्माण किए थे, वो जो है पंचाशत प्रणाली के द्वारा वो तालाब बनाए जाते थे। यानी कि एक तालाब पहले भरता था, दूसरा तालाब फिर भरता था, ऐसे 5 तालाब एक साथ अपने आप भर जाते थे। अंडरग्राउंड उसमें नहर, कैनाल को एक तालाब से दूसरे तालाब से जोड़ा गया था, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा, एक अद्भुत एक इंजीनियरिंग, आप चूँकि मैं भी इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ हूँ, आप सोचिए उस समय कैसे उन्होंने उसको किया होगा। आज से 500 साल पहले, 450 साल पहले हमने उस कला, उसके बारे में, उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने विस्तारित किया, यानी पहले से वो टेक्नोलॉजी रही होगी ना, बिल्कुल। तभी तो एक तालाब भरता था, फिर जैसे ही उसका पानी ओवरफ्लो होता था, फिर दूसरी जगह जाता था, फिर तीसरी जगह जाता था, ऐसे 5 तालाब, और बड़ा दूर दूर था, कई किलोमीटर दूर उसकी कैनाल हुआ करती थी। आप ये देखिए, जबलपुर में आधार ताल तालाब है, संग्राम सागर है, रानी ताल तालाब है, तो वो अलग अलग नामों से उन्होंने, जो राजा थे या उनके सिपे सालार थे या इस प्रकार से उन्होंने नाम रखे हुए थे। जैसे आधार ताल, उनके आधार सिंह जो एक दीवान थे, उनके नाम पे आधार ताल तालाब रखा हुआ है। माड़ो ताल का नाम इसलिए था कि वो एक युद्ध जीत कर आई थी, तो फिर उस जगह का नाम उन्होंने माड़ो ताल रख दिया। फिर चेरी ताल नाम था, तो चेरी नाम की जो उनकी एक दासी थी, उसके नाम पर चेरी ताल नाम रखा गया। रानी ताल, वो खुद रानी के नाम से उन्होंने रानी ताल तालाब जो था। और इतना बड़ा तालाब और इतने बड़े भूखंड पे, इससे ग्राउंड वाटर इंक्रीज भी हुआ। और उस समय आप समझिए कि ये चीज़ करा, आज भी हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि किस तरह के वो विजनरी थी कि पानी को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, पर्यावरण को लेकर उस समय उनके काल में कार्य हुए। हाँ, और ये भी मतलब समझने वाली बात है कि उस समय वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इतनी थी जी, कि इतना इनोवेशन हुआ था वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके बारे में अगर मुझे और जानना हो इस सब्जेक्ट के बारे में, तो कोई इसका लिटरेचर कोई है क्या? बहुत सारे हैं। आप तो अगर यूट्यूब पे आज उनकी फिल्म भी बन चुकी है, लघु नाटिका, इस प्रकार की बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। और विलियम सलीमन ने भी उनका उल्लेख किया है, जो अंग्रेज जो कर्नल था उस समय का। साथ में अकबरनामा में भी उसके बारे में, रानी दुर्गावती जी के बारे में बताया गया है। अबू फजल। हाँ, अबू फजल ने भी बताया, क्योंकि वो वास्तव में बताने लायक बात थी कि कितना ज़्यादा उनका वो था। और अभी पांचजन्य पत्रिका है, उसमें उनके बारे में बहुत विस्तार से बताया जाता है। साथ में बहुत सारे, आप मध्य प्रदेश सरकार के जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें उनका पूरी जानकारी है। प्रशांत वाजपेयी जी के द्वारा, प्रशांत पोल जी के द्वारा भी बहुत सारे लेख लिखे हैं। डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी अभी वास्तव में वर्तमान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सीरीज़ भी चल रही है अलग अलग प्रकार की, और काफ़ी काम किया उस पर उन्होंने भी। मेरी उनसे समय समय पर बातचीत होती रहती है। इवन इस पॉडकास्ट को जब हम सुन रहे हैं तो उनसे कहीं ना कहीं उनने भी बहुत सारी बातें हम लोगों को मुझे बताई हैं, मैंने पढ़ा उस पर। युद्ध के बारे में भी जो हम बात करेंगे, कि युद्ध के बारे में भी बड़ा, जो उन्होंने युद्ध लड़े हैं, 56 से ज़्यादा युद्ध हुए हैं। अंतिम युद्ध में उनको वीर गति की प्राप्त हुई, और इतिहासकारों ने पहले बहुत छोटे में उनको शॉर्ट में एक तरीके से निपटा दिया कि ये युद्ध हुआ, और ऐसा नहीं था। इतना बड़ा उनका इतिहास रहा है, क्योंकि उन्होंने छोटे बड़े जब 56 युद्ध लड़े हैं, और एक रानी ने उस समय ऐसी परिस्थिति में जब युद्ध लड़े, और उनका जो स्ट्रेटजी थी वो बहुत अच्छी थी। अटैक करने पे वो देखती थी, अगर कोई उन पर अटैक करता था तो वो उससे 4 गुना ताकत से अटैक करती थी। और जिन जिन को उन्होंने युद्ध किया है वो सब भागे हैं या वो मर गए हैं उसी समय। हाँ, उनका 39 साल की उम्र में, 39 ईयर्स में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो कैसे, मतलब किसने मारा उन्हें? रानी दुर्गावती जी का जब युद्ध चल रहा था, जब अकबर
के जो लोग थे, अफजल खान और सब लोग जब युद्ध कर रहे थे, तो रानी दुर्गावती ने उनको कई युद्धों में हराया है। वो भागे भी हैं, फिर आए हैं, फिर उन्होंने उनको हराया है। लेकिन जब जून में जब ये युद्ध चल रहा था, जून में सन जो है लगभग मान के चलिए कि 43 39 और 1524 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 में डेथ हुई हाँ, थी। लगभग वही समय के आसपास आप मान के चलिए कि 23 जून को, जो इतिहास बताता है कि 23 जून को एक दिन पहले रानी दुर्गावती जी ने एक जो है यहाँ पर बरेला गौर पुल है, गौर नदी का पुल है, उसको क्रॉस करेंगे, वहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी सेना की टुकड़ी को इकट्ठा कर लिया था। जब यहाँ से हमला हो रहा था तो उन्होंने ये प्लानिंग की हुई थी कि जो वहाँ जंगल है, वहाँ पहाड़ है, जैसी वहाँ पे मुग़ल सेना आएगी तो वो सबको घेर लेगी चारों तरफ से और वो घेर के उनको ख़त्म कर देंगी। लेकिन एक जो हमेशा हमारे इतिहास में देखा है कि जयचंदों के कारण काफ़ी हमें बुरा जो सामना करना पड़ा है, तो ऐसे ही एक किसी ने, जयचंद था समझ लीजिए आप उनका, तो उसने जो है वो बता दिया कि जो है आप यहाँ से मत जाइए, क्योंकि मुग़ल अपने साथ तोप लेके आए थे। हमारे पास तोप नहीं थी, हथियार थे लेकिन तोप नहीं थी। वो तोप लेकर आए थे तो वो तोप प्रवेश ना कर सके, उसके लिए उन्होंने कई तरीके अपनाए थे। तो उसने बता दिया कि अगर आप पुल से तोप को लेके जाओगे तो यहाँ से निकलोगे आप तो हमला हो जाएगा और तोप उनके छीन लिए जाएंगे और उसी तोप से आप पर ही हमला होगा। तो आप क्या करो, जो वहाँ पे सरोवर था वहाँ पर बरेला के पास ही, उस पर हमला करो। तो नरई नाला जो सूखा हुआ था उस समय, जैसे ही उस सरोवर पे हमला करोगे तो पानी जो है वो पूरा उस नरई नाले पे आ जाएगा और पूरा जो पानी जो भर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये जो लोग हैं जो फंस जाएंगे, जो छुपे हुए हैं चारों तरफ से, पानी भर जाएगा, एक तरफ से आक्रमण हो जाएगा। इस तरीके से पहाड़ है तो कूद नहीं पाएंगे, हाथी हैं क्योंकि अब हाथी तो कूद नहीं पाता, घोड़े हैं, चीज़ें हैं इस प्रकार से। तो बड़ी सैन्य टुकड़ी तो थी। तो जब ये युद्ध हुआ तो उन्होंने जब युद्ध किया तो देखा कि अब युद्ध की स्थिति जो है बड़ी खतरनाक हो जाएगी और वीरगति को वो प्राप्त कर सकती हैं। तो उन्होंने अपने आधार सिंह और इनको कहा कि अगर ऐसी स्थिति आए तो तुम मुझे मार देना। तो नहीं कर पाए, साहस नहीं डल पाए। तो उनका 5 साल का जो बच्चा था वो छोटा था, काफ़ी छोटा था, वीर सिंह तब तक में तो बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा था हो गया, लेकिन छोटा ही था वो। क्योंकि आप ये समझिए कि वंश को बचाना है, यहाँ एक माँ के रूप में भी उन्होंने सोचा, रानी तो थी लेकिन एक माँ के रूप में अपने बेटे को भी तो बचाना है। तो लगभग 70% जो अपनी जो सेना थी उसको उन्होंने राजा, जो वीर भविष्य में जो राजा होने वाले थे राजकुमार, उनको ससम्मान बोला कि आप अपने इनको लेकर जाइए और हम जो बचे हुए जो टुकड़ी है उसके साथ युद्ध करेंगे मरते दम तक। तो साथ दिया आधार सिंह ने और ऐसे लोगों ने उनका साथ दिया। एक एक ने, अब रानी दुर्गावती जी के आँख हमें तीर लग गया था, एक आँख मतलब उनकी बची थी, गर्दन में तीर लग गया था, उसको तोड़ के घाव को भर के पट्टी लगाकर वो वीरांगना ने जब युद्ध किया तो जब ऐसा लगा कि नरई लायना के पाले, जहाँ पर उनकी अब समाधि भी बनी है और सेनापति ने तो मना कर दिया था कैसे मारते अपनी रानी को, तो स्वयं उन्होंने खंजर से अपने आप को जो है जो प्राण उनके प्रखेरु हो गए और वीरगति को प्राप्त हुई। निश्चित रूप से रानी दुर्गावती जी का ये जो अंतिम युद्ध है, ये जो युद्ध है, ये युद्ध के पहले जो कई युद्ध हुए और आने वाले समय जो इस युद्ध के कारण जो लोगों को प्रेरणा मिली वो रानी दुर्गावती जी के लिए, हम उनकी जो समाधि बनी हुई है वहाँ ज़रूर आप जाएं, उनको याद करें। क्योंकि रानी दुर्गावती जी जो थी वो केवल सांस्कृतिक आध्यात्मिक के साथ साथ, अभी नवरात्रि चल रही है, आप देखिए जवारे विसर्जन हम सुनते हैं, आप देखेंगे तो बाना छित्ता है, लोग बाने को बांध के जवारे को निकालते हैं। तो आप देखिए कि ये गोंडवाना काल में ही राजा संग्राम शाह के समय से चला जा रहा है कि बाना छिदना और इस तरीके से बाने को छेद कर और जवारे में विसर्जन की ओर निकलना। तो कहीं ना कहीं धर्म के प्रति कितनी ज़्यादा आस्था थी, अध्यात्म के प्रति कितनी ज़्यादा आस्था थी, व्यापार के प्रति, कर को लेकर, शिक्षा के क्षेत्र में, युद्ध कला को लेके रानी दुर्गावती जी के बारे में तो अध्ययन किया जाए, जितना अध्ययन किया जाए उतना कम है। तो निश्चित रूप से रानी दुर्गावती जी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, उन वीरांगना को पढ़कर उनके मार्मिक दृष्टि को एक बार सोचना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए कि कितनी परिस्थितियां विकट हों
लेकिन वे झुकी नहीं। उनके सर भले कट गए हों, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म ध्वजा को फहराए रखने के लिए अंतिम क्षण तक लड़ते हुए माँ रणचंडी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई हैं। और जो बोला जाता है कि सती प्रथा हो जाती थी, लोग सती हो जाते थे, तो उस बात को भी उन्होंने बताया कि एक लंबे समय राजा के जान मरने के बाद उन्होंने एक लंबे समय शासन किया और जिसका विस्तार किया उन्होंने, उस शासन को बढ़ाया और स्वर्णिम युग के रूप में गोंडवाना साम्राज्य को उनके समय याद किया जाता है। और उनके पिताजी ने भी उन्हें युद्ध कला में पूरा निपुण किया। वो भी बिल्कुल। कई चीज़ों को गलत साबित करता है, जो कई जो परिकल्पनाएं की जाती हैं उस समय से, मतलब स्त्री शिक्षा पे बल दिया जाता था। बिल्कुल। क्योंकि बाद में जब लोग बोलते थे कि स्त्री शिक्षा पे बल नहीं दिया जाता था, ये नहीं तो रानी दुर्गावती कैसे तलवार चला लेती? एक दिन में कोई थोड़ी तलवार चला लेगा, हाथ में दे दिया और युद्ध करा। बचपन से उनको वो परवरिश दी गई होगी, वो सिखाया गया होगा। और ऐसी कई रानियों के बारे में, बाद में आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते ही हैं, उन्होंने किस तरीके से युद्ध लड़ा। ऐसी कई रानियों के बारे में, अवंतीबाई लोधी हैं, उनका नाम भी ऐसे समय लिया जाना चाहिए। उन्होंने भी इस तरीके से बड़े युद्ध लड़े हैं। ऐसी कई रानियाँ हुई हैं। चलिए, 5 अक्टूबर को कोई ऐसे उनके कार्यक्रम कहीं होना, अगर कहीं किसी भी लोग देख सकते हैं कहीं पे? बिल्कुल, यहाँ पर रानी दुर्गावती संग्रहालय भी है। रानी दुर्गावती जी की समाधि पे भी विभिन्न आयोजन होते हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी एक दिन पहले मैराथन कर रहा है, क्रॉस कंट्री मैराथन। इसमें जबलपुर के बाहर के भी विश्वविद्यालय से संचालित जितने भी कॉलेज के छात्र छात्राएँ हैं वो भाग ले रहे हैं। साथ में प्रदर्शनी का भी होगा। रानी दुर्गावती के नाम पे ब्लड डोनेशन कैंप, चलचित्र और जो नाट्य मंच का वर्णन है, और कुछ ऐसे जो रानी दुर्गावती पे जानकार हैं उन पर जो है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में डॉक्टर आनंद सिंह राणा जी का और सोहन सिंह जी का जो है बौद्धिक भी रखा गया है, जिसमें बताया जाएगा रानी दुर्गावती जी के बारे में। वो विद्यार्थियों को बताएंगे। और संग्रामपुर में तो कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखी जा रही है। तो ऐसे कहीं ना कहीं आज ये देखा जा सकता है कि रानी दुर्गावती जी को याद करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं। आज पॉडकास्ट के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी वीरांगना महान विभूति के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो महारानी रानी दुर्गावती जी के बारे में नहीं जान पा रहे थे वो जान पाएंगे, और कहीं ना कहीं उनको एक उनके बारे में जानने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का कॉन्वर्सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू।